गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। तो आज अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर एंड री इशू। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला, सबसे बेसिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आगे के सारे चैप्टर इसी चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं सीखा, अगर आपको इस चैप्टर में डाउट है, कहीं ना कहीं आप एंट्रीज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखने के बाद, मेरा इशू ऑफ शेयर के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर को चाहे किसी भी लेवल पे पढ़ो, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ये चैप्टर आपको 12th स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलेगा। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो और जब आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ोगे बीकॉम सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो वहां भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। और सीए के कोर्स में भी ये चैप्टर, सीए और सीएमए के कोर्स में भी ये चैप्टर है। तो आप किसी भी लेवल पे इशू ऑफ शेयर चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो मेरा ये वीडियो देख के आप अपने बुक्स के सारे स्टडी मटेरियल के सारे टिपिकल से टिपिकल सम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर एंड री इशू। सबसे पहले समझते हैं ये शेयर क्या होता है। शेयर का बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी की ऑनरशिप का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं इजीली। सपोज आप एक बिजनेस करो, आपने एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस खोला, आपने एक दुकान खोला जिसमें आप रेडीमेड गारमेंट्स बेचते हो। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स आप सेल करते हो। तो उस दुकान के आप अकेला मालिक हो, 100% शेयर्स आपके पास है उस दुकान के। जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो सारे प्रॉफिट के हिस्सेदार आप खुद होंगे, जो भी लॉस होगा वो सारे लॉस के भी भागीदारी आप खुद बनोगे। ठीक है, ये रहा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में दिक्कत ये होती है कि ये बिजनेस का मालिक जो होता है वो एक होता है, और एक पर्सन के पास लिमिटेड पैसे होते हैं, और लिमिटेड पैसों से आप लिमिटेड बिजनेस ही कर पाओगे। तो अगर आपको बिजनेस को बड़ा बनाना है, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एक कंपनी ओपन करना चाहिए। और कंपनी में क्या होता है, एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं, और एक से ज्यादा लोगों का जब पैसा लगा होता है, एक से ज्यादा लोग जब मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस में ज्यादा कैपिटल होते हैं, उस बिजनेस में ज्यादा एसेट्स होते हैं, तो उस बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो भी काफी बड़ी होती है, वो बिजनेस भी काफी बड़े होते हैं। तो शेयर का बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन एनी कंपनी। सपोज आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है, तो आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो। ठीक है, शेयर बताता है किसी भी शेयर होल्डर का स्टेक इन एनी कंपनी, यानी किसी भी शेयर होल्डर का कितना ऑनरशिप है उस कंपनी में। ठीक है, सपोज एक कंपनी है, सपोज ये एक कंपनी है, और इस कंपनी के ये सारे शेयर होल्डर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हो यहाँ पे 8% है टोटल। ये आठों मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। इस आठों के पास इस कंपनी के शेयर है। सपोज किसी के पास 10% की होल्डिंग है, किसी के पास 15% की होल्डिंग है, किसी के पास 20% शेयर है, किसी के पास 25% शेयर है। ऐसे करके इस कंपनी के 100% शेयर इन लोगों में बटा हुआ है। तो भाई जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट को इन्हीं परसेंटेज के अकॉर्डिंग सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज ये एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी के ये सारे लोग शेयर होल्डर है। मतलब किसी के पास 10% की होल्डिंग है, किसी के पास 5% की होल्डिंग है, किसी के पास 15% शेयर लेके बैठा है, कोई 20% शेयर लेके बैठा है, कोई 25% शेयर लेके बैठा है। ऐसे करके इन सभी ने मिलकर कंपनी के 100% शेयर होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, सपोज ये भाई के पास 20% शेयर है, तो भाई कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी 20% का हिस्सेदार ये भाई बनेगा। सपोज ये दीदी के पास कंपनी के 10% शेयर है, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी 10% ये दीदी को जाएगा। सपोज ये चाचा के पास कंपनी के 30% शेयर है, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी ये चाचा 30% उस प्रॉफिट के हिस्सेदार माने जाएंगे, यानी 30% प्रॉफिट पे हक इस चाचे का होगा। ठीक है, तो शेयर क्या होता है, कंपनी के ऑनरशिप का यूनिट होता है। यानी शेयर ये बताता है कि किसी भी पर्सन के पास कंपनी का कितना ऑनरशिप है, कंपनी का कितना शेयर होल्डिंग है। आई होप आपको शेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू क्यों करती है, कोई भी कंपनी अपना शेयर किसी आम पब्लिक को बेचती क्यों है। सपोज मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर कंपनी चालू किया, हमारे पास कंपनी के 60% शेयर है, आपके पास कंपनी के 40% शेयर है। ठीक है, तो हम दोनों ने मिलकर कंपनी चालू किया। अब हमारी कंपनी छोटी सी कंपनी है, हमें अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है, हमें अपनी कंपनी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से तीसरा ब्रांच बनाना है। हमें फंड चाहिए भाई, फंड, पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहां से आएगा? अगर अपने लोन मांगने जाते हैं तो लोन का इंटरेस्ट बहुत हाई है, लोन लेने से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक लोन देने के पहले आपसे ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर से इतना इंटरेस्ट भरो, सिक्योरिटी मांग रही है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग लोन नहीं लेंगे। तो भाई पैसा कहां से आएगा? एक काम करते हैं, मेरे पास 60% शेयर है, आपके पास 40% शेयर है, मैं अपना 20% शेयर निकालता हूं और आप अपना 10% शेयर निकालो। तो 20 मेरा और 10 आपका, मतलब 30% शेयर हम किसी और
लोगों को बेच देते हैं। तो हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपने कंपनी के 30% शेयर आम पब्लिक को इशू कर देते हैं। ठीक है, आम पब्लिक को जब हम अपना शेयर बेचेंगे तो पब्लिक के पास शेयर जाएगा और पब्लिक से पैसा आएगा, और उस पैसे को हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। उस पैसे से हम एक नया ब्रांच बना सकते हैं। उस पैसे से हम कोई भी पर्पस कंपनी का फुलफिल कर सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली शेयर क्यों इशू करती है, आइए समझते हैं। यहां पे तो मैंने यहां पे लिखा है, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो टू रेज फंड फॉर द डिफरेंट पर्पस, यानी अलग अलग पर्पस के लिए फंड उठाने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है। यानी हम अपने शेयर को आम पब्लिक को इसलिए बेचते हैं ताकि फंड उठा सके और उस फंड का यूज अपने अलग अलग पर्पस पे कर सके। कौन कौन सा पर्पस में हम कर सकते हैं, देखो, न्यू प्रोजेक्ट के लिए, अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट है हमारे सामने, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला, गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिला रोड हाईवे बनाने का या सिनेमा घर बनाने का ऑर्डर मिला, तो एक नया प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, नया मशीन खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं पैसे को। तीसरा, न्यू ब्रांच, न्यू फैक्ट्रीज, ये सब के लिए कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया ब्रांच खोलना है, नई फैक्ट्री खोलनी है, तो ये भी हमारा पर्पस है, इसके लिए भी कंपनी शेयर इशू करती है। अगला है रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन चुकाने के लिए भी कंपनी, अगर मान लीजिए हमारे ऊपर लोन काफी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो भी कमा रहा है बैंक वाले इंटरेस्ट लेके चले जा रहे हैं, तो भाई इस लोन को चुकाने के लिए कुछ शेयर्स बेच देते हैं। अगर कुछ शेयर्स बेच देंगे तो उन पैसों से क्या करेंगे, लोन चुका सकते हैं, इंटरेस्ट देने का दिक्कत नहीं होगा अपने को। अगला है ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर, यानी प्रमोटर ही कभी कभी अपने होल्डिंग को बेच देते हैं आम पब्लिक के पास। जैसे हम दोनों प्रमोटर है, मैंने 60% लगाया, आपने 40% लगाया, हम दोनों मिलकर कंपनी बनाए, तो हम लोग प्रमोटर हुए कंपनी के, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी को खड़ा किया है, तो भाई हम लोग प्रमोटर है। अब हमें लग रहा है कि कंपनी को बड़ा किया जाए, बड़ा कैसे होगा, तो हमने कुछ अपने शेयर्स बेच दिए और आपने कुछ अपने शेयर्स बेच दिए, यानी हम लोगों ने अपने अपने शेयर बेचे। अगर कंपनी का प्रमोटर, कंपनी के फाउंडर ही अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचते हैं तो इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर। ठीक है, तो ये सब अलग अलग पर्पस है जिसके लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करती है और पैसे उठाती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दो चीज बताया। एक, शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑनरशिप, यानी शेयर बताती है कि किसी भी कंपनी में आप कितने परसेंट के ऑनर हो, मालिक हो। दूसरा, शेयर्स कंपनी क्यों इशू करती है, क्योंकि भाई कंपनी को पैसा चाहिए अलग अलग काम के लिए। क्या काम, नया ब्रांच खोलना है, नई फैक्ट्री खोलनी है, नई मशीनें खरीदनी है, लोन चुकाने हैं, या कोई भी XYZ पर्पस अपना हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के शेयर्स नॉर्मली इशू करते हैं कोई भी कंपनी। एक शेयर का नाम है इक्विटी शेयर, और लेट मी चेंज द कलर, एक शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर। या तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है या तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। ठीक है, इक्विटी शेयर को अपने ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स। तो या तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले बेसिक सा डिफरेंस बात करते हैं। जिन बंदों के पास कंपनी का इक्विटी शेयर है उसे अपने इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, और जिनके पास कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है उन्हें अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके पास कंपनी का इक्विटी शेयर है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर, और जिनके पास कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। ये तो बेसिक सा डिफरेंस है। अगला, इक्विटी शेयर को मेरे भाई रियल ऑनर कहा जाता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कंपनी का रियल ऑनर कौन है, देखो, जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर को हिंदी में बोलते हैं हिस्सेदार। हिस्सेदार मतलब मालिक, कंपनी जो भी कमाएगी उस प्रॉफिट का हिस्सेदार हो आप, इसका मतलब आप मालिक हो। तो जिसके पास कंपनी का इक्विटी शेयर है ना, उसी को बोलते हैं रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है किसी का, तो आपको रियल ऑनर नहीं बल्कि ये बोला जाएगा कि आपके पास कंपनी का हाइब्रिड सिक्योरिटी है। हाइब्रिड सिक्योरिटी कहने का मतलब ऐसा सिक्योरिटी जिसके पास ऑनरशिप और आउटसाइडर दोनों का फीचर हो। मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो कुछ पर्पस के लिए आप मालिक कहलाओगे और कुछ पर्पस के लिए आप आउटसाइडर कहलाओगे। यानी कभी कभी आपको मालिक और कभी कभी आपको बाहर वाले की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब ऐसा सिक्योरिटी जो ऑनरशिप और बोरोइंग दोनों के फीचर्स कैरी करते हैं। अभी मैं इसे समझाता हूं अगला पॉइंट में। ठीक है, आप खुद बताओगे कि ये सच में हाइब्रिड सिक्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इक्विटी शेयर को अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है। यानी अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, आप असली वाले मालिक हो, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट के आप हिस्सेदार हो। यानी कंपनी जो भी कमाएगी अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। हाँ भाई, लॉस भी मिल सकता है आपको, डोंट वरी। ठीक है,
लेकिन अगर आपने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो आपको मिलेगा फिक्स्ड डिविडेंड। फिक्स्ड डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। देखो, अगर अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें वहां से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। बट अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में इन्वेस्ट करके हम तो मालिक बन गए, हम शेयर होल्डर बन गए। तो अगर कोई मालिक होता है तो उसे कंपनी से क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को जो बांटती है शेयर होल्डर में, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मिलता है डिविडेंड। यानी डिविडेंड का मतलब हो गया प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। एक मिनट, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको अनलिमिटेड डिविडेंड मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मालिक हो, मालिक को प्रॉफिट मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। लेकिन अगर आपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड डिविडेंड। फॉर एग्जांपल, कंपनी चाहे कुछ भी कमा रही हो, डिविडेंड आपके फिक्स्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर के साथ ही रेट लगा रहता है। एक कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है, ऑफ ₹10 लाख। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, और मान लो मिस्टर एक्स ने ये पूरा 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया अकेला। यानी मिस्टर एक्स ने कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिया और बदले में मिस्टर एक्स को क्या मिला? 12% प्रेफरेंस शेयर। तो भाई मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10 लाख। तो इस 10 लाख पे उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? 12%। यानी 10 लाख का 12% इसका डिविडेंड फिक्स्ड होगा, 1,20,000 रुपया मिस्टर एक्स को डिविडेंड मिलेगा। अब अगर कंपनी 1 करोड़ की भी प्रॉफिट कमा रही है तो भी इसको डिविडेंड 1,20 मिलेगा। अगर कंपनी 10 लाख की प्रॉफिट कमा रही है तो भी इसको डिविडेंड इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई कंपनी के पास प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो, इनको डिविडेंड फिक्स्ड ही मिलेगा। लेकिन बात करें इक्विटी शेयर होल्डर का, तो उसको जो डिविडेंड मिलेगा वो अनलिमिटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो 1 करोड़ में इसको 1,20,000 का ही डिविडेंड पकड़ा दिया जाएगा। ये लो बाबू, झुनझुना पकड़ो। तो 1,20,000 का डिविडेंड मिल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाकी 1 करोड़ में 1,20,000 का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। ऑब्वियसली पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है, कंपनी कुछ पैसा रिजर्व करती है ताकि फ्यूचर में काम आ सके, कुछ डिविडेंड बांटती है इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनको फिक्स डिविडेंड मिल रहा है। फिक्स किसको मिलता है? आपने अगर कहीं से लोन लिया है तो लोन वाले को फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन वाले को फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कमाओ इंटरेस्ट फिक्स देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब ये एक तरह का लोन है। प्रेफरेंस शेयर एक तरह का बोरोइंग वाला काम कर रहा है, मतलब लोन का काम कर रहा है। सेकंड थिंग, इनको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो आप, इनको आप दे रहे हो डिविडेंड, और डिविडेंड किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, मतलब ये ऑनरशिप का भी फीचर कैरी कर रहा है, और डिविडेंड मिल रहा है फिक्स्ड अमाउंट से। तो इसका मतलब ये आउटसाइडर का भी फीचर कैरी कर रहा है, मतलब ये ऐसा फीचर कैरी कर रहा है कि देखने में लग रहा है ये लोन भी एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला गया है। अब ये आगे आते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि भाई प्रेफरेंस इसका नाम क्यों है? क्योंकि 2 ऐसे जगह है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। 2 ऐसे जगह है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, बाकी जगहों पे नहीं मिलता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सपोज आपने अगर किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो 2 जगह आपकी वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा है। पहला, फर्स्ट प्रेफरेंस इन 2 सिचुएशन। पहला है डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी अपने सारे शेयर होल्डर्स को तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ओके। उसके बाद लास्ट में बचा खुचा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है। तो डिविडेंड इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड के मामले में, इसलिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। सेकंड, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, यानी जब कंपनी का दरवाजा बंद हो रहा है, जब कंपनी बंद हो रही हो फाइनली, मान लो कंपनी को लॉसेस हो गए, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया, अब कंपनी बंद होने जा रही है, वाइंड अप हो रहा है कंपनी का, तो उस केस में जब वाइंड अप होता है तो भाई सबको उसका पैसा लौटाया जाता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को लौटाया जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल लौटाया जाएगा। अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन 2 जगहों पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला प्रेफरेंस मिलता है, बाकी जगहों पे नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में आए हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले चाय नाश्ता दो, अब बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को चाय नाश्ता दो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बस 2 जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, एक डिविडेंड के मामले में और एक जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही हो तो उस समय उनको कैपिटल रिपेमेंट करने में, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैपिटल को पहले रिपे किया जाएगा और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट को रिपे किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के कैपिटल को रिपे किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये 4 बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने बताया आपको। एक और डिफरेंस है, इक्विटी शेयर होल्डर
बहुत सारे मैटर्स पे वोटिंग का पावर होता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने का हक होता है, पावर होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट करने का पावर नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं कर सकती है मीटिंग में। हाँ, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैटेगरी का मीटिंग हो रहा है, अगर ऐसा कोई मीटिंग है जो स्पेशली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैटेगरी वाला है, बस उसी में ये वोट कर सकता है और कहीं वोट नहीं कर सकती। बाकी इक्विटी शेयर तो भाई हर जगह वोट कर सकती है, क्योंकि ये रियल ऑनर होते हैं। आई होप यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज मैंने पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज नोट डाउन करते हुए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी के पास जो कैपिटल होता है, यानी कंपनी अपने शेयर अलग अलग लोगों को इश्यू करके जो कैपिटल लेके आती है, उन कैपिटल के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उन सभी स्टेजेस को अपने पढ़ते हैं। ठीक है, 5 स्टेज होता है शेयर कैपिटल का। सबसे पहला स्टेज का नाम है ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। यहां पे नाम 3 है बट काम एक ही है, मतलब तीनों का सेम है। चलिए समझते हैं इसको क्या होता है ये। एक कंपनी जितना कैपिटल से खुद को रजिस्टर्ड करवाती है उसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब अगर आपको एक कंपनी बनाना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा आरओसी के पास, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम होता है। वहां से आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, कितना कैपिटल आप दिखाना चाहते हो इनिशियल लेवल पे। तो सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 10 लाख का कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो 10 लाख इज योर रजिस्टर्ड कैपिटल। तो 10 लाख का कैपिटल आपका रजिस्टर्ड कैपिटल माना जाएगा, या ऑथोराइज्ड माना जाएगा, या नॉमिनल माना जाएगा। ठीक है, और इसी रजिस्टर्ड कैपिटल पे आरओसी जो है वो अपना फीस कलेक्ट करती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो आपसे कलेक्ट करती है। ठीक है, तो सपोज यहां पे मैंने लिया है कि कंपनी जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख है। अब इस रजिस्टर्ड कैपिटल का बाइफर्केशन होगा अलग अलग शेयर्स पे। ठीक है, क्योंकि आपको अपने कंपनी के शेयर्स दूसरों को बेचना है। अभी ये कंपनी का शेयर्स किसके पास होगा? ऑब्वियसली प्रमोटर के पास होगा, जो कंपनी को बनाया है। अब कंपनी जब अपना शेयर्स अलग अलग लोगों को बेचेगी तो इन रजिस्टर्ड कैपिटल को अलग अलग यूनिट्स ऑफ शेयर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी अपने इस 10 लाख के कैपिटल को 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड करेगी 10 रुपए करके। 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड करेगी 10 रुपए करके। क्या हम इसको ऐसे कर सकते थे 10,000 शेयर 100 करके? इसका भी तो आंसर 10 लाख होता है। जी हाँ, इस तरह से भी बाइफर्केशन होता है। 1000 शेयर 1000 रुपए करके ऐसे भी होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से अपने शेयर्स का बाइफर्केशन करना चाह रही है। ठीक है, तो मान लो हमारे यहाँ पे हमारे इस एग्जांपल में कंपनी ने अपने कैपिटल को 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड किया, और एक शेयर का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा? 10 रुपए। इस 10 रुपए को अपने बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। मतलब एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू या एक शेयर का रजिस्टर्ड वैल्यू जितना होता है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 1 लाख शेयर है। अब इस कंपनी के 1 लाख शेयर हो चुके हैं, और हर एक शेयर का फेस वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू कितना है? 10 रुपए करके। तो 1 लाख शेयर 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाता है? 10 लाख। तो ये हो गया रजिस्टर्ड कैपिटल। अगला आता है इशूड शेयर कैपिटल। अब सपोज आपने डिसाइड किया कि 1 लाख शेयर है, इस 1 लाख शेयर में 80,000 शेयर इशू कर दिया जाए जो 10 रुपए वाली है। मतलब आपने आउट ऑफ 1 लाख शेयर 80,000 शेयर किसी दूसरे को बेचने का सोचा, इशू करने का सोचा, कोई बड़े इन्वेस्टर या आम पब्लिक को। वैसे कंपनी 2 तरह की होती है, प्राइवेट पब्लिक। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, प्राइवेट नहीं। ये सब आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा, और हम आगे आके इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम अपनी क्लास को अकाउंट ओरिएंटेड रखते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाते हैं। तो सपोज आपने डिसाइड किया कि आउट ऑफ 1 लाख शेयर 80,000 शेयर हम किसी पब्लिक को इशू कर देते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टर को इशू कर देते हैं। तो जितना शेयर आपने इशू करने का सोचा उसको अपने बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। तो 80,000 शेयर 10 रुपए करके आपके इशूड कैपिटल कितने हो जाएंगे? 8 लाख रुपए का। ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप जरूर बताना कि आप मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप 1 लाख शेयर इशू कर सकते हो। आप ऑथोराइज्ड हो 1 लाख शेयर इशू करने के लिए, इसलिए इसका नाम है ऑथोराइज्ड कैपिटल। यानी एक कंपनी अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। सपोज आपके ऑथोराइज्ड शेयर है 1 लाख, क्या आप 1.5 लाख शेयर इशू कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो। आपने आरओसी को बताया आपके 1 लाख शेयर है और आप 1.5 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। आप मैक्सिमम ऑथोराइज्ड शेयर तक ही शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो जितना शेयर कंपनी ने इशू करने का डिसीजन लिया इसको अपने बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब 1 मिनट, आपने 80,000 शेयर इशू किया, क्या 80,000 शेयर पूरा बिक जाएगा? क्या 80,000 शेयर पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा? पब्लिक सारे शेयर खरीद लेंगे? भाई नए कंपनी को कोई जान नहीं रहा है आपको। सपोज 80,000 में 75,000 शेयर ही आपके सेल हुए हैं। 80,000 में पब्लिक ने आपके 75,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए।
देखो बेटा, जो नामी कंपनी होते हैं ना, उनके सब्सक्रिप्शन तो 5 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, 300 टाइम्स तक इनफैक्ट जाता है। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा किसी कंपनी का आईपीओ आया है, उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 100 टाइम्स हो चुका है। मतलब कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए, बट उसे 10 लाख का 100 टाइम्स मिल चुका ऑलरेडी। ऐसा होता है। ठीक है, तो वो बात की बात करेंगे, वो प्रैक्टिकल बात है। यहां पे आ जाओ। तो आपने 80,000 शेयर इशू किया, बट पब्लिक ने आपके सिर्फ 75,000 शेयर सब्सक्राइब किए 10 रुपए करके, तो आपके पास 7.5 लाख रुपए का बन जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यानी जितना कैपिटल आपके पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जितना शेयर से आप रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, जितना आपने पब्लिक को इशू किया इशूड कैपिटल, और जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगी उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 90% ऑफ इशूड कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब। मतलब ये कंपनी के ऊपर एक रूल लगा हुआ, मतलब ये कंपनी के ऊपर एक रूल लगा हुआ है कि कंपनी जितना भी शेयर इशू करेगी उसका एटलीस्ट 90% शेयर बिक जाना चाहिए। हमारे इस एग्जांपल में कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया था, तो 80,000 का अगर 90% अपने करते हैं तो कितना होता है, 72,000 शेयर एटलीस्ट कंपनी का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ पे 75,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, दैट्स गुड। अगर सर 72,000 से कम शेयर सब्सक्राइब होता, मतलब 90% से कम शेयर सब्सक्राइब होता, तो क्या होता? तो मेरे भाई, जिन जिन लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया है सबको उन्हें पैसे लौटाने पड़ेंगे, उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेजना पड़ेगा, और कंपनी को अपना इशूड कंप्लीटली कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए भी एक उपाय है। कंपनी अपने शेयर्स को जब भी इशू करती है तो कंपनी कुछ अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं। अंडरराइटर मतलब एजेंट, यानी उनसे ये बोला जाता है कि जो भी मेरा शेयर पब्लिक ना खरीदे वो आप खरीद लेना, ताकि 90% का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। भाई 90% शेयर नहीं बिका तो जो लोग ने शेयर खरीदा उनको इशू कैंसिल करना पड़ेगा, उन्हें पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक एजेंट अपॉइंट कर लो, उनसे डील कर लो कि जो शेयर पब्लिक ना खरीदे वो तुम खरीद लियो भैया, तुमको उसके बदले कमीशन मिल जाएगा, जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज अलग एक सेपरेट चैप्टर है, हम लोग बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अगला है कॉल्ड अप कैपिटल। अगला क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब आपके 75,000 शेयर बिके थे 10 रुपया करके, बट मान लो आपने अपने शेयर होल्डर को 75,000 शेयर 8 रुपया करके ही मांगा। आपने उनसे बोला कि भाई 10 रुपया भी पूरे देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 8 रुपया करके पे कर दो। आपने उसे 8 रुपया करके ही कॉल किया, 2 रुपया बोला आपने बाद में कभी फ्यूचर में मांगेंगे, तो आपने एक शेयर पे 10 नहीं बल्कि 8 रुपया ही कॉल किया, तो जितने आपने कॉल किया उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो 75,000 शेयर इंटू 8 करके कॉल्ड अप बनता है आपका 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब अगला आता पेड अप कैपिटल। भाई ये इंडिया है, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा नहीं। हमने मांगा 8 रुपया, बट सामने वाले ने दिया हमें 5 रुपया, तो जितना हमें फाइनली पेमेंट मिलता है शेयर होल्डर से उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो सपोज 75,000 शेयर का 5 रुपया करके अपने को मिला है, तो हमें कितना अमाउंट मिला? 3,75,000 रुपीज। तो ये हमारा हो गया पेड अप कैपिटल। तो मैंने 5 स्टेज ऑफ शेयर कैपिटल बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रजिस्टर्ड कैपिटल, जितने शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड होती है, या ऑथोराइज्ड या नॉमिनल। दूसरा इशूड कैपिटल, कंपनी जितना शेयर मार्केट में इशू करती है, एक कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल, जितना पब्लिक शेयर सब्सक्राइब करती है एटलीस्ट 90% ऑफ इशूड शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब। तीसरा कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब जितना कंपनी जितना पैसा अपने शेयर होल्डर से डिमांड करती है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। और पेड अप मतलब शेयर होल्डर जितना फाइनली पे करता है, दैट इज पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं हम अपने। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कंपनी है आरके लिमिटेड, इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एक आरके लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया सपोज, ऑफ ₹10, मतलब शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। 10 रुपए का शेयर है, मतलब फेस वैल्यू कितने का है? 10 रुपए का। अब कंपनी अपना ये जो शेयर है इक्विटी शेयर, इसको 3 तरह से इशू कर सकती है। कंपनी अपने इक्विटी शेयर को 3 तरह से इशू कर सकती है, एक एट पार, दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। यानी कंपनी पार पे चाहे तो शेयर इशू कर सकती है, पार पे, दूसरा है प्रीमियम पे, तीसरा है डिस्काउंट पे। पार कहने का मतलब क्या हो गया समझते हैं। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया, और कंपनी इशू प्राइस मतलब किस प्राइस पे बेचेगी, सपोज कंपनी इसको बेचेगी भी 10 रुपया पे, इसको बोलते हैं पार। पार का मतलब होता है जितने का फेस वैल्यू है उतने पे बेच दो। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में बेच दो, इसको बोलते हैं पार पे इशू करना, कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मली कोई भी कंपनी आज के टाइम पे आप शेयर मार्केट में जब भी आप किसी कंपनी का शेयर देखते हो तो वो प्रीमियम पे बिकता है। ओके, आप जैसे कि आप देख सकते हो एमआरएफ कंपनी है, ठीक है, उनका एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है।
लेकिन उसका मार्केट प्राइस है एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस 1 लाख से भी ज्यादा है भाई। इसका मतलब बाकी का जो अमाउंट है वो प्रीमियम है। प्रीमियम कहने का मतलब ये हो गया कि फेस वैल्यू 10 रुपया है, बट हम जो इशू करेंगे वो 10 रुपए से ज्यादा प्राइस पे इशू करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल अमाउंट लेते हैं, 12 रुपए में हम इशू करेंगे, ठीक है। तो 2 रुपए का कंपनी ने डिसाइड किया कि 2 रुपए का प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से जितना ज्यादा कंपनी चार्ज करेगी शेयर पे उसको बोलते हैं प्रीमियम। दैट इज एक तरह का प्रॉफिट समझ लो इसे, ठीक है। तो या तो पार पे इशू होगा, पार मतलब जितना फेस वैल्यू उतना इशू प्राइस आईपी। दूसरा प्रीमियम पे, प्रीमियम बोले तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है बट हम इशू करेंगे 12 रुपए पे, मतलब 2 रुपए प्रीमियम लेंगे, ठीक है। तीसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट कहने का मतलब ये हो गया कि 10 रुपए का फेस वैल्यू था ना, सपोज हमने डिसाइड किया कि हम इशू करेंगे 7 रुपए में, मतलब 3 रुपए का डिस्काउंट देंगे पर शेयर। इसको बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। अब समझते हैं इन तीनों केस में जनरल एंट्री क्या होगा। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से नोट्स बना रखा है ताकि राइटिंग पोर्शन के लिए, ताकि राइटिंग में अपना जो टाइम स्पेंड होता है वो टाइम को बचाया जा सके और हम ज्यादा कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सके, ठीक है। अब समझते हैं इसका एंट्री क्या होगा। मुझे एक बात बताना, कंपनी शेयर इशू कर रही है, आज जो लोग कंपनी का शेयर खरीद के पैसा लगा रहे हैं वो शेयर होल्डर है, वो बन जाएंगे शेयर होल्डर, वो बन जाएंगे मालिक। और मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस का क्या बढ़ता है, कैपिटल। आपने 11th क्लास में एंट्री सीखा होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां भी शेयर कंपनी जो इशू कर रही है वो शेयर्स में जो लोग पैसे लगा रहे हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो मालिक जो पैसा बिजनेस को देती है उसे हमेशा कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहां भी सेम एंट्री होगा मेरे भाई, आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब बस कैपिटल का नाम थोड़ा फैंसी हो गया, अब हम लोग उसे बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो आपने 11th में बेसिक्स में सीखा था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल। यहां भी सेम है, बैंक टू कैपिटल। मैंने कैश की जगह बैंक इसलिए लिखा है क्योंकि ये शेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो पैसा बैंक से ट्रांसफर होता है, ना कि कैश में। और कैपिटल का नाम हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। सर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और इशू कितना करके किया, 10 रुपया करके। तो 10,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख रुपया हमारा जाएगा इस यहां पे अमाउंट, ओके। अब आते हैं प्रीमियम पे। सपोज अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, मतलब 10,000 शेयर को कंपनी ने इशू किया 12 रुपया करके, तो अब बताइए अमाउंट क्या क्या डाले। देखो मेरे भाई समझने की कोशिश करते हैं। बैंक में तो आपके पास 10,000 शेयर का 12 रुपया करके आता है, 10,000 शेयर का 12 रुपया करके आता है, मतलब बैंक में तो आपके अमाउंट जो जाएंगे वो 1,20,000 होगा। बैंक में तो आपके पास 1,20,000 आएगा। अगर कोई कंपनी ने 10,000 शेयर 12 करके इशू कर रहा है तो बैंक में तो 12 रुपया करके आएगा, मतलब 10,000 इंटू 12 1,20,000। बट कैपिटल में कितना लिखेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक कसम खा लो कि कैपिटल में अभी फिलहाल के लिए फेस वैल्यू जाता है। हमेशा कैपिटल में क्या जाता है, फेस वैल्यू। कंपनी जो 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है वो 2 रुपया कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कंपनी ने अपने 10 रुपए के शेयर को 2 रुपया में बेच दिया। सॉरी, कंपनी ने अपने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में बेच दिया, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ये कंपनी का प्रॉफिट है। इसको हम लोग प्रॉफिट में क्रेडिट करेंगे और उस प्रॉफिट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने 11th में पढ़ा था कि कभी भी प्रॉफिट होती है उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 रुपया का प्रॉफिट है उसको कहाँ डालने वाले हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में। कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू। तो 10,000 शेयर का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया, तो 1 लाख हमारा होगा कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 10,000 शेयर का 2 रुपये करके 20,000। तो आप देख लो ये एंट्री हुआ अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करे तो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जाएगा 12 रुपये करके, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर 12 करके बेचे हैं। तो 10,000 इंटू 12, बैंक में 1,20,000। कैपिटल में जाएगा हमेशा फेस वैल्यू, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट, जो कंपनी प्रॉफिट कमाई है 10,000 शेयर का 2 रुपया करके 20,000 रुपये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट पे। सपोज कंपनी ने यही शेयर 10 के जो थे उसको कंपनी ने 7 में इशू किया, मतलब 3 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ एंट्री क्या होगा, बैंक में कितना जाएगा। क्या कंपनी ने इस बार जो शेयर बेच रहा है वो शेयर 10 रुपया में बेचा, 12 में बेचा कि 7 में, 7 में। तो ऑब्वियसली बैंक में तो जाएगा 10,000 शेयर का 7 रुपये करके, हाउ मच, 70,000। तो बैंक में नो डाउट 70,000 जाएगा। कैपिटल में कितना जाएगा, सर अभी आपने सिखाया था कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू लेते हैं। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैपिटल में फेस वैल्यू नहीं बल्कि पेड अप वैल्यू जाता है, बट फॉर द टाइमिंग अभी आप इसे फेस वैल्यू ही समझ के चलो। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा 1 लाख। 1 लाख का शेयर है,
1 लाख का शेयर है, कंपनी ने 70,000 में बेचा, तो 30,000 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा है, एक तरह का लॉस है, और कोई भी खर्चा लॉस को अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां हम 10,000 शेयर पे 3 रुपये करके जो डिस्काउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। तो इस तरह से 3 अलग अलग केस में 3 अलग अलग एंट्री मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अब हम लोग अपना, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कंपनी जो शेयर इशू करती है उसके पैसे कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में वसूल करती है। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसे हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। अगला वीडियो जल्दी आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करें। इशू ऑफ शेयर पे मैं लगभग 2 से 3 एपिसोड डालूंगा, जिसमें मैं आपको सारी टिपिकल सम्स करवाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको प्रोराटा भी सिखाऊंगा, फोरफीचर, रीइशू भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।